दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर यूपी टेट आपकी बार पार में संपूर्ण एनसीईआरटी पैटर्न पर पर्यावरण का ब्रह्मास्त्र पढ़ेंगे, जहां पर आज का टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र का भाग 3 होगा और ये पर्यावरण का एपिसोड नंबर 5 होगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो प्रश्नों की सीरीज है, यह केवल आपके यूपी टेट सी नहीं बल्कि आने वाले हर उस भर्ती परीक्षा में जहां पर पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, लेखपाल की बात करें, दरोगा, एसआई या अन्य सभी शैक्षिक परीक्षाओं की भर्ती, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, यूपी टेट, अन्य हर भर्ती परीक्षा में इसकी उपयोगिता है। तो जो भी साथी को ये लगता होगा कि पर्यावरण कठिन है तो वो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहे हैं। यहाँ से अगर आपने सीरीज की पूरी तैयार कर ली तो एक भी पर्यावरण से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा और साथ ही साथ एक बेहतर सीरीज आपकी तैयार होगी। तो जो साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ चुके हैं वे जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और हाँ, आपके मन में जो प्रश्न हो, जो डाउट हो, वो भी फटाफट पूछ सकते हैं, क्योंकि हम क्लास के साथ साथ आपकी एक बेहतर नोट्स भी बनवा देंगे। और यह प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपकी क्लास चलती रहेगी, जहां पे आप सीरीजों को पढ़ने के साथ साथ एक पर्यावरण की बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हर एक तथ्यों पर अपना प्रकाश डालते हैं, क्योंकि हमारा और आपका अंतिम और मात्र एक उद्देश्य है कि सिलेक्शन लेना। चलिए तो पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। मिनट के लिए रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, जहां पर दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। इन 4 विकल्प में से आपको ये बताना है कि इसमें उत्पादक घटक कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक घटक है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए यहाँ पे हम आपको स्पष्ट करते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रश्न होगा एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। जी हाँ, जो लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हुए हैं आप एकदम सही जवाब दे रहे हैं। गाय देखिए उपभोक्ता होती है, मोर उपभोक्ता होता है, बाघ, लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, कल हमने इस तथ्य को भी पढ़ाया था, मैंने स्पष्ट भी कर दिया था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में उन्हें उत्पादक घटक के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? उन्हें हम उत्पादक घटक के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो सबसे सही है उसका नाम है डी, राइट आंसर है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हाँ जी हाँ, यहाँ पे आज बारिश बहुत हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संगठनों में सम्मिलित नहीं किया था। फटाफट कमेंट करके बताइए। अब ये देखना है कि सबसे पहले किसका उत्तर आता है, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करते रहें और कमेंट करके भी अपने प्रश्न का जवाब देते रहें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संगठनों में सम्मिलित नहीं किया था फटाफट कमेंट करें। जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर कर दे। यह क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अजैविक को सम्मिलित किया जाता है, जैविक को सम्मिलित किया जाता है, ऊर्जा को, लेकिन स्थानिक को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है और जो गलत है वही सही है। इसलिए जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर चौथा बताया था, उन सभी के जवाब सही हैं। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं क्लास थोड़ी सी लंबी लूंगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो क्लास जल्दी खत्म की जाएगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न शायद आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित घट पानी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जब आएंगे, यहाँ पर अगर आप जवाब दिए रहेंगे, अगर हो सकता है गलती भी हो जाए, तो वहाँ पर जाने के बाद आप गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा। वीडियो को सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। देखिए घटपाणी जो एक पौधा होता है, ये कीट भक्षी पौधा होता है। कैसा होता है?
ये एक प्रकार का जो कीट भक्षी होता है, वह कीट भक्षी पौधा होता है। अगर देखा जाए तो ये घटपर्णी जो होता है ये नेफेंथीसी कुल का कीटभक्षी पौधा होता है। श्रीलंका, असम में पाया जाता है, भारत के नागालैंड में पाया जाता है। तो यह देखा जाए तो ये मुंह की तरह होता है, प्राय सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग देखिए, यहाँ पर घट के रूप में जो घड़ा जो होता है वो पत्तियों का होता है, घट जो होता है वो पत्ती के रूप में होता है। मतलब इसका 20 का राइट आंसर है। जी हाँ, मैं चित्र थोड़ा सा नहीं बना पाता, मैं नहीं तो बना के दिखा देता। ये कीटभक्षी पौधा होता है, घटपर्णी, इसलिए यह बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट जरा कमेंट करते रहें और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करते रहें। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी को डाउट, कोई समस्या हो तो जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए देखिए, वीडियो को सभी शेयर कर दे वरना क्लास काफ़ी छोटी होगी। यहाँ पे एक प्रश्न है आपके सामने कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ये प्रश्न मैंने पढ़ाया है। अगर आप लगातार रिलेटिव विद दुर्गेश पे क्लास पढ़ रहे होंगे, यकीनन आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। फटाफट सभी लोग कमेंट करें। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जी हाँ देखिए, डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। ये वीडियो आपके फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब पे लाइव चलती है प्रतिदिन रात 9:30 बजे। और ये पर्यावरण, यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, डीएसएसबी, एमपी टेट, रीट, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि भारत के हर एक परीक्षा में पर्यावरण पूछा जाता है। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। यहाँ पर इसका 20 का सही जवाब होगा। पारिस्थितिकी का पदछाप कहा जाता है। ये प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका, घुमा घुमा कर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से अगर आप गलती करते हैं उसका खामियाजा स्वयं आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से बढ़ता है? यह भी इस तरह का प्रश्न मैंने पढ़ाया था। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया, इसका मतलब यह है कि पर्यावरण में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपने पिछली बार किसी ने यूपीएसआई, यूपी पुलिस का दिया हुआ तो उसमें भी पूछा था, यूपी टेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो फटाफट कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अब आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। जी हाँ, एकदम सही जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब आ रहा है। जलकुंभी इज राइट आंसर। जितने लोगों ने जलकुंभी बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। जलकुंभी वाले राइट आंसर हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जलकुंभी वाले सही जवाब हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 5 प्रश्न मैं और कराऊंगा। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे वीडियो को तो 5 प्रश्न के बाद आज की क्लास को बंद कर दूंगा। ठीक है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। ऐसा प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे अगर आपने शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं केबीएस की देखी होगी, केबीएस में प्रश्न पूछा जाए, डीएसएसबी में भी पूछा जा चुका है, और यूपी टेट के लिए तो ये महत्वपूर्ण है। सभी लोग फटाफट बताएं कि पौधों में किस प्रकार का जल अवशोषित होता है। सभी लोग फटाफट बताएं जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ऐसा प्रश्न वैसे ऑलरेडी मैंने करा भी दिया है, थोड़ा सा अंतर के साथ, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। ज्यादातर ने उत्तर सी दिया है। ठीक है, सब आदता जल को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आदता जल नहीं होगा, यहाँ पे जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा केशिका जल होगा। क्या होगा? केशिका जल इज राइट आंसर। जितने लोगों ने केशिका जल बताया है उन लोग के जवाब सही हैं, बाकी लोग के जवाब गलत है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए थोड़ा सा क्लास को हम जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जी हाँ, जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करके यह जरूर बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि आपके इस प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हुए हैं। और अगर आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, क्योंकि मैं सभी के बारे में बता दूंगा कि सभी क्या क्या हैं, किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, सभी के बारे में। जैसे एक है मीजोफाइट, यहाँ पे एक है आपका मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, इन सभी के बारे में हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन इनके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोफाइट जो होता है, देखिए इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो होते हैं ये जली पेड़ पौधे होते हैं। कहाँ से होते हैं? ये जली होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं?
ये जलीय पौधे होते हैं। इसमें भी स्वतंत्र प्लावी होते हैं और स्थिर प्लावी होते हैं। एक तो मृदा में धंस के रहते हैं और एक पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। फिर अगर हम मीजोफाइट की बात करें तो मीजोफाइट के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता। हेलोफाइट के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि हेलोफाइट प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक होता है जीरोफाइट, एक होता है हेलोफाइट। तो जो लोग कमेंट लाइव देख रहे हैं, जरा फटाफट बताएं इनमें क्या होगा। सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए, अगर हम मीजोफाइट की बात करें तो उस स्थान पर उगने वाले पौधे जहां मृदा जलवायु समान होते हैं, जहां पे मृदा व जलवायु दोनों समान होते हैं, वहां पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें मीजोफाइट कहते हैं। अब आते हैं जीरोफाइट की बात करते हैं। जी हाँ, जीरोफाइट जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हेलोफाइट लोग पूछ रहे हैं, हेलोफाइट कहाँ कहते हैं? जहां में लवण ज्यादा होता है, माने जहां पे खारा पानी से लिख लीजिएगा, खारा पानी में जो होता है हेलोफाइट होता है। अब यहाँ पे जीरोफाइट पूछा है, तो जीरोफाइट कहाँ पे होगा? ठीक है, जीरोफाइट जो होगा वह होगा मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं, इन्हें हम जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे पेड़ पौधों की जड़ें क्या होती है? जल की तलाश में काफी गहराई तक जाती हैं। इनमें या तो पत्तियां होती नहीं, अगर होती हैं तो छोटी होती हैं, और इनके तनों पे कांटे होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। इनकी लंबाई काफी छोटी होती है और ये जल की तलाश में इनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, जिन्हें हम मरुस्थलीय पेड़ पौधे कहते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप मेरी क्लास को सीरियस होकर पढ़ते हैं तो आप 5 उदाहरण जीरोफाइट के दें, जैसे नागफनी, क्रैक्टस, खजूर, बबूल। ऐसे 5 उदाहरण आप लोग को जीरोफाइट के देने हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और 5 उदाहरण सभी बताएंगे। जितने लोग चाहे वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे वीडियो का बाद में देखते हैं, अगर आपने 5 बताया इसका मतलब यह है कि आप हमारी क्लास को सीरियस लेकर पढ़ते हैं, अन्यथा मैं ये समझूंगा कि आप केवल टाइम पास करने आते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप सभी के बारे में, खारा पानी जो है हेलोफाइट के बारे में 5 एग्जाम्पल, हाइड्रोफाइट के बारे में 5 एग्जाम्पल, मीजोफाइट के बारे में 5 एग्जाम्पल, ऐसे अगर 5 उदाहरण लिखेंगे इससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी। नहीं पता रहेगा तो आप सर्च करके डालेंगे और लोगों को देखकर आपके भी ज्ञान में वृद्धि। प्राय पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जीरोफाइट है? ऐसा क्रैक्टस यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होंगे तो सिविल सेवा में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति का निर्धारण करता है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है और आप हलवा की तरह इसका उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कारक किसी भी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है, वहां की वनस्पति कैसी होगी। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, सभी लोग, स्वप्नम जी ने बताया नागफनी, कैक्टस, बबूल, खजूर। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश जो होता है, मृदा भी और मृदा जल, लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त उत्तर होगा जो वर्षा होता है। आपने देखा होगा वर्षा के आधार पर वनस्पतियां निर्धारित होती हैं और इनके आधार पर ही, क्योंकि जो वर्षा होती है वह इन पर भी निर्धारित करता है, इनसे ज़्यादा वह इस पर होता है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जो नए हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास आपकी यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं करके और अपनी क्लास को भी हम लोग आगे बरकरार रखते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एकदम आसान प्रश्न है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो वन होते हैं, उनके जो पेड़ होते हैं, उनकी वनों के पेड़ की जो छाल होती है उस पर जीवाणु, कवक, मांस नहीं, लाइकेन होते हैं, जिसे हम काई के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं पेड़ों में काई लगी होती है, कहते हैं काई लगी हुई है, उसे ही लाइकेन कहते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? उसे लाइकेन कहा जाता है, उसे हम काई के नाम से जानते हैं। ठीक,
चलिए हम एक एक करके और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। शुभम जी, अगर एक ही विकल्प को कई बार टाइप करेंगे तो आपका गायब हो जाएगा, ऑटो हाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके शायद सामने है कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बजरी मिट्टी। जरा फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, थोड़ा तेजी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बलुई मिट्टी पादपों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होती। ठीक, यहां पर इसका उत्तर कुछ लोग चिकनी मिट्टी, कुछ लोग बजरी। इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वो होगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है वो पादपों में वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त माना जाता है। मतलब जितने लोगों ने बी बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है, माने बी इज ए राइट आंसर है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ध्यान दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय वर्षा सूचना केंद्र, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे जो है। देखिए, नॉर्वे की राजधानी में, याद रखिएगा नॉर्वे की राजधानी में। और आपको एक बात याद हो जाएगी आज कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे और आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। देखिए, ओस्लो इज ए राइट आंसर। ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। यहीं पर अम्ल वर्षा सूचना केंद्र भी स्थापित किया है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपने पूरी सीरीज पढ़ ली एक बार तो किसी भर्ती परीक्षा में जब बैठेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाने रखने हेतु आवश्यक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। दूसरी बात, यहाँ पे वीडियो एकदम साफ चल रहा है, आप लोग अपना नेट चेक कर लें और जब कोई बफरिंग कहे तो आप लोग जवाब दे दिया करें अगर आपका वीडियो साफ चल रहा हो। जो भी साथी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे हर क्लास की जानकारी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप लेखपाल, केवीएस, DSSB, सुपर टेट आदि भर्ती परीक्षाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करें। बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके क्या होगा। देखिए, पास के संतुलन बनाने के लिए क्या होगा, एकदम दिमाग लगा के सोचिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं, हाँ बस खत्म होने वाला है, बस 2-3 क्वेश्चन और बचा है। हाँ ध्यान दीजिएगा कि ये लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जीवों की नई प्रजाति का विकास, लेकिन जीवों की नई प्रजाति विकास होने से पास की तरह संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो कीट मर जाएंगे, उपयुक्त सभी कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गलत हो गया, कीटनाशक प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश करके। तो यहाँ पे एक गलत, जब ये गलत हो गया तो ये अपने आप गलत हो गया। तो मतलब पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाने के लिए जो जीव विविधता है, जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी है, उसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब है। मैंने जो लोग इस का उत्तर सी बता रहे हैं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं और जितने लोगों ने सी बताया है, उन सब के जवाब पूरी तरह से सही और सत्य है। ठीक, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जी हाँ, जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव जुड़े हुए हैं वो जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत से प्रश्न को लेकर आते हैं, तो मैं ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप सहायक अध्यापक या अध्यापिका बन जाएंगी, अगर आप क्लास में कोई बढ़िया चीज़ पढ़ाना चाहेंगी तो आप कहेंगी बच्चों से कल सभी लोग क्लास में जरूर आइएगा, कल हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे या कल हम टेस्ट लेंगे। तो जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमेशा यह उम्मीद लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, अगर आपको इस बात से संतोष, ठीक है, मतलब आप जरूरी नहीं आप पढ़ें या ना पढ़ें, इससे कोई भी औचित्य नहीं है। आपके सामने एक प्रश्न है, जिस प्रकार के पिरामिड के द्वारा विभिन्न पाथकीय तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है वो क्या होगा। फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके क्या होगा इसका जवाब। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है।
ध्यान दीजिएगा, मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो पिरामिड 3 प्रकार का होता है। संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, इसे ज्वाभार का पिरामिड कहते हैं, और ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको तो मिल गया। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को उत्पादकता का बोध होगा। तो उत्पादकता के लिए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर उत्पादकता की बात की जाए तो इसका उत्तर केवल सी होगा, ऊर्जा का पिरामिड। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो हो सकता है वहां पे गलती हो जाए, इसलिए आप प्रयास करिएगा ऐसे प्रश्न, इसलिए ऐसा जो प्रश्न है एक बार यहां गलत हो जाएगा तो शायद उम्मीद करते हैं आगे गलत ना होने पाए। क्लियर? तो यहां पे इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, ऊर्जा का पिरामिड। बाकी जब आप पेड क्लास में पढ़ेंगे तो हम तीनों पिरामिड के बारे में बताएंगे, इनकी पहचान कैसे है, कब उल्टा बनता है, कब सीधा बनता है। कभी कभी एक ही पिरामिड यहाँ पर सीधा है तो यहाँ पर उल्टा है, और यहाँ पे एकदम बराबर है, एक ही चीज का पिरामिड। तो जब हम लोग पेड क्लास में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन सभी चीजों को ध्यान देंगे कि कब ऊर्जा का पूछता है, कब संख्या का पूछता है, कब बायोमास का पूछता है। और हम लोग प्रायः गलती कर जाते हैं क्योंकि हम लोग रट कर जाते हैं कि तालाब का उल्टा बनता है, वन का उल्टा कहीं सीधा बनता है। तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है। ऐसा प्रश्न कल हमने पढ़ा दिया था जिसका उत्तर था पवन। दोबारा टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पवन यहां पर होगा क्योंकि कल मैंने ये प्रश्न आपको पढ़ाया था, क्योंकि कम प्रभाव जो है वो पवन डालता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भूतल पर दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। देखिए भूतल पर दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन, भाई निर्वाहित जीवन की बात कर रहा है यहाँ पे। और चलिए आज का ये आखिरी प्रश्न है, इसी के साथ ही आज की जो क्लास है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, नहीं अभी नहीं 2-3 प्रश्न और है ना। हाँ 2-3 प्रश्न और है, चलिए अभी चलेगा, अभी 2-3 प्रश्न चलेगा आपका। चलिए थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। देखिए एकाकी जीव नहीं होगा ना, जीव का समुदाय होगा। कहाँ से ये दोनों आपके नहीं होंगे, जब ये दोनों नहीं होंगे तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्रों का टॉपिक का नाम ही पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन लोग के जवाब पूरी तरह से सही है, माने सी वाले राइट आंसर हैं, सी वाले का सही जवाब है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। ऐसे प्रायः प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, ये यूनिक प्रश्न है। जी हाँ, ये यूनिक प्रश्न है जो हमेशा आपको नहीं मिलते। तो आप चाहें तो ऐसे प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपके साथी मित्र को भी ऐसे प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए। देखिए मृदा में उपस्थित जो कुल की, इसे होलाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, होलाड़ कहते हैं। तो होलाड़ जो कहते हैं, यह बात आप लोग जानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये प्रश्न पहली बार सुन रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये प्रश्न पहली बार सुन रहे हैं, बताइए। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि आप लोग इस सारी चीज़ों को जानते रहिएगा। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे तो हम यहाँ पर आपका समय भी नहीं लेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तब। चलिए आज का आखिरी प्रश्न था, यहाँ पे आपकी प्रश्न की सीरीज खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये वाटर जो खेतों में होता है, जो हमारे ज़मीन में होता है, उसी को कहा जाता है। और कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे इन लर्निंग विद दुर्गेश पर।
पर्यावरण की अगली सीरीज के साथ। हो सकता है कल से केवीएस, लेखपाल और सुपर टेट की मैराथन सीरीज शुरू हो जाएगी। तो हमारी दो चैनल है, स्टडी विद दुर्गेश सर, एक है यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन, हो सकता है आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन सबसे सरल तरीका है, आप लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367। ठीक है, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रही थी। बाकी आप लोग संख्या बेहतर करी ताकि हम लोग आए तो काफ़ी लंबी क्लास लें, ताकि हमें भी एनर्जेटिक महसूस हो और हमें ये लगे आप भी हमारी क्लास में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाय बाय। चलते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आप लोग इतना अपना समय दें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे जल्दी से आप लोग सेलेक्ट हो जाए। पर्यावरण की बेहतर सीरीज श्रृंखला चल रही है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी एक भी पर्यावरण का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पर्यावरण जो प्योर पर्यावरण है, क्योंकि हम लोग प्योर पर्यावरण ही पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सभी क्लास की जो लिंक है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। चलते हैं, बाय बाय।